आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। खुल गए छंद के बंद, प्रास के रजत पाश, अब गीत मुक्त और युग वाणी बहती अयास। बन गए कलात्मक भाव जगत के रूप नाम, जीवन संघर्ष देता सुख लगता ललाम। घुंघराले बाल, बंद गले का सूट, चश्मे का बड़ा फ्रेम और बोली में छंदों की लय, ये हिंदी कवि सुमित्रानंदन पंत का चिर परिचित अंदाज था। सुंदर, शिव, सत्य, कला के कल्पित मापमान बन गए स्थूल। जग जीवन से हो एक प्राण, मानव स्वभाव ही बन मानव आदर्श सुकर, करता अपूर्ण को पूर्ण और सुंदर को सुंदर। नवदृष्टि कविता से ये पंक्तियां प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत दूरदर्शन को दिए एक इंटरव्यू के दौरान सुना रहे थे। नमस्कार, मैं हूं अंजुम शर्मा और आज बात सुमित्रानंदन पंत और उनके प्रकृति प्रेम की। छायावाद के 4 स्तंभों में एक सुमित्रानंदन पंत की काव्य यात्रा छायावाद से लेकर प्रगतिवाद और प्रयोगवाद तक निर्विघ्न रूप से चलती रहती है। तब के उत्तर प्रदेश के अल्मोड़ा जिले के कौसानी गांव में जन्मे सुमित्रानंदन पंत प्रकृति और काव्य को समानार्थी बनाने वाले कवि थे। इसीलिए आधुनिक काल के कवियों में उनकी प्रतिष्ठा प्रकृति के कवि के रूप में होती है और शायद यही कारण है कि उन्हें प्रकृति का सुकुमार या सुकोमल कवि भी कहा गया है। उनके काव्य में प्रकृति आदि से अंत तक अलग अलग रूपों में दिखलाई पड़ती है। कहते हैं उनके लेखन का आरंभिक काल उनकी प्रकृति का साहचर्य था। हालांकि उसके बाद भी उनके काव्य में प्रकृति के रूप बराबर स्थान पाते रहे हैं। सुमित्रानंदन पंत की जो सबसे खास बात है वो है प्रकृति को सजीव सत्ता मानना। प्रसिद्ध नवगीतकार यश मालवीय ने सुमित्रानंदन पंत को नजदीक से जाना है, उनके साथ समय बिताया है। धूप, हवा, पानी से वो ऐसे प्यार करते थे। उनको सूर्योदय देखना अच्छा लगता था, उनको सूर्यास्त के समय खिड़की खोल के रहना ही अच्छा लगता था। वो बंद कमरे के कवि नहीं थे, जैसे अंग्रेजी में कीट्स वगैरह का जो काम है। पंत उसी स्तर के, बल्कि कई बार तो उनको सरपास करते हुए दिखाई देते हैं। प्रकृति से जो तादात्म्य स्थापित किया, जो रिश्ता बनाया उन्होंने, जो गंगा किनारे जाके और घंटों प्रकृति को महसूस करना, जीना, देखना और अपने भीतर आलोड़ित विलोड़ित करते देखना। कई बार तुमने देखा है कि वो जैसे बर्फ गिर रही होती थी तो वो लगता था कि उनकी समाधि लग जाएगी, उनको हटा ना लिया जाए। तो प्रकृति को वो हमेशा जीवित सत्ता मान के चले। जैसा कि यश मालवीय बता रहे थे कि सुमित्रानंदन पंत का मानना था कि जैसे हम हैं वैसी ही प्रकृति भी है। वो प्रकृति का मानवीकरण करते थे, एक मानव के रूप में उसे चित्रित करते थे। अपनी कविता नौका विहार में वे प्राकृतिक वस्तु को स्त्री के रूप में कल्पित करते हैं और एक रूपक बांधते हैं। शांत स्निग्ध ज्योत्स्ना उज्ज्वल, अपलक अनंत नीरव भूतल, सैकत शय्या पर दुग्ध धवल, तनवंगी गंगा ग्रीष्म विरल, लेटी हैं श्रांत क्लांत निश्चल, शशि मुख से दीपित मृदु करतल, लहरे उर पर कोमल कुंतल, गोरे अंगों पर सिहर सिहर, लहराता तार तरल सुंदर, चंचल अंचल सा नीलांबर। ऐसा नहीं है कि केवल प्रकृति का सजीव चित्र ही पंत की कविताओं में मिलता है। उन्होंने प्रकृति को रहस्य के रूप में भी देखा और प्रतीक रूप में भी। प्रतीक रूप में प्रकृति का प्रयोग कमोबेश सुमित्रानंदन पंत के सभी संकलनों में मिलता है। अब आधा जल निश्चल पीला, आधा जल चंचल और नीला, गीले तन पर मृदु संध्या तक, सिमटा रेशम पट सा ढीला, ऐसे सोने के सांझ प्रात, ऐसे चांदी के दिवस रात, ले जाती बहा कहाँ गंगा, जीवन के युग क्षण किसे ज्ञात। जानकार बताते हैं कि पंत कहा करते थे कि वैसे तो मैं पर्वत का बेटा हूं, लेकिन इलाहाबाद में आने के बाद अब मेरे भीतर गंगा की धारा भी बहती है।
ये सुमित्रानंदन पंत की विशेषता रही कि उन्होंने खेतों से लेकर बादल तक और पक्षियों से लेकर पर्वत तक को अपनी कविता का विषय बनाया। लेकिन कवि प्रांजलधर कहते हैं कि कवि कर्म केवल इतना ही नहीं होता। यह ठीक है कि प्रकृति के सुकुमार कवि पंत बहुत पसंद किए जाते हैं। प्रकृति पर केंद्रित, प्रकृति को लक्ष्य बनाकर बहुत सारी कृतियां रची। गुंजन है, ग्राम्या है, युगांत है, स्वर्ण किरण है, स्वर्ण धूल है। ये भी ठीक है कि पंत जी आकाशवाणी में परामर्शदाता रहे। हिंदी की उन्होंने बहुत अच्छी सेवा की। बहुत सारे अच्छे वाक्य हम लोगों को यही पढ़ाया गया है कि उन्होंने गढ़े। जैसे स्थिति तनावपूर्ण किंतु नियंत्रण में है, कहीं से किसी अप्रिय घटना का समाचार नहीं मिला है। यहाँ तक कि यह भी कहा जाता है कि आकाशवाणी शब्द खुद उन्होंने गढ़ा है। लेकिन मूलतः उनकी जो वृत्ति रही है, काव्य वृत्ति, तोड़ प्रकृति से भी माया, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन, भूल अभी से इस जग को। तो इस जग को, जग की समस्याओं को दरकिनार करके लिखी जाने वाली कोई भी कविता समकालीन राजनीतिक या राष्ट्रीय या वैश्विक परिस्थितियों से उदासीन ही होगी। और यह उदासीनता मुझे व्यक्तिगत रूप से लगता है कि पंत जी की कविताओं की एक बड़ी कमजोरी है। प्रकृति का दरअसल उन्हें इतना अधिक मोह व्याप्त हो गया था कि जीवन की नैसर्गिक व्यापकता और उसकी बाहुल्यता को समझने में वो बहुत सक्षम नहीं दिखते। प्रांजलधर ने जिस सवाल को उठाया वो अपनी जगह सही हो सकता है, लेकिन ये भी सच है कि जिस तरह पंत ने प्रकृति को अपनी कविताओं में बरता, वैसा दूसरा उदाहरण आधुनिक हिंदी कविता में विरले मिलता है। उन्होंने अपने व्यक्तित्व पर प्रकृति के गहरे असर को स्वीकार भी किया है। मेरे मूक कवि को बाहर लाने का सर्वाधिक श्रेय मेरी जन्मभूमि के उस नैसर्गिक सौंदर्य को जाता है जिसकी गोद में पलकर मैं बड़ा हुआ, जिसने छुटपन से ही अपने रुपहले एकांत में एकाग्र तन्मयता के रश्मि दोलन में मुझे झुलाया, रिझाया और कोमल कंठ वन पाखियों के साथ बोलना, कुहुकना सिखाया। कविताओं से इतर बात करें तो हर कवि, हर लेखक की अपनी एक अदा होती है, एक अंदाज होता है। सुमित्रानंदन पंत का भी था। खासकर अपने बालों को लेकर वो काफी चर्चा में रहते थे। दूरदर्शन को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि क्यों वो बंद गले का कोट पहनते थे। मैंने तो छुटपन से ही बाल रखे। नेपोलियन का चित्र देखा था जब मैं 4th क्लास में था, तब से मैंने उसके बड़े घुंघराले बाल, उसने मुझे बहुत आकर्षित किया, तो मैंने बाल रख लिए। कभी तो मैं पीछे बना। और चूंकि मैं घर में सबका लाडला था, छोटा था, तो पोशाकें भी मैंने तरह तरह की पहनी है। मेरे कोट भी खास ढंग के होते थे और टाई भी मैं पहनता था और टोपी भी तरह तरह की पहनता था। मखमल के कपड़े मुझे बहुत पसंद थे, मखमल के कपड़े बहुत पहनता था। वहाँ इलाहाबाद में एक बार द्विवेदी मेला हुआ तो उसमें मेरे मित्रों ने मेरे गले की टाई खींच के फेंक दी। तब से मैंने सोचा कि ऐसे छोटा कोट अच्छा नहीं लगता, तो बंद गले का कोट पहनने लगा। उन्मुक्त प्रकृति की सुंदरता को कविता में उतारने वाले पंत की सुंदरता को लेकर एक मजेदार संस्मरण यश मालवीय सुनाते हैं। अद्भुत संस्मरण। इलाचंद जोशी के साथ रिक्शे से वो कहीं से निकले और बहुत सुंदर, सुकुमार, मतलब सुंदरता का क्या मानक हो सकता है। कवि इतना सुंदर हो, ये तो हम कल्पना ही नहीं कर सकते हैं। जब रिक्शे से उतरे तो इलाचंद जोशी ने पैसे बढ़ाए रिक्शे वाले के लिए, तो इतने सुंदर थे कि रिक्शे वाला कंफ्यूज हो गया। रिक्शे वाले ने कहा कि आप पैसा ना दीजिए, बहू जी ने दे दिया। ऐसा उनका व्यक्तित्व था कि जब बाल झाड़ते थे वो रेशमी बाल थे एकदम, और आगे की लट वो जब बनाते थे तो वाकई राजकुमार लगते थे। कंघे से गोल गोल, और इमेज कॉन्शियस थे कि कैसे हमको प्रस्तुत होना है। मूल की देखो, सुंदर दिखने की चाह होनी चाहिए। अगर आपका सुंदरता के प्रति आग्रह नहीं है तो आप जीवन की कुरूपताओं को झेल नहीं सकते। मन की सुंदरता और प्राकृतिक सुंदरता से तादात्म्य स्थापित करने वाले इस प्रतिष्ठित कवि की जन्मस्थली को वीथिका यानी गैलरी में बदल दिया गया है। कभी आप उत्तराखंड में अल्मोड़ा जाएं तो आगे कौसानी में इस वीथिका को देखने जरूर जाइएगा, जहां सुमित्रानंदन पंत की बचपन की तस्वीरों से लेकर उनकी किताबें, अटैची और वो मेज तक रखी है जिस पर बैठकर हिंदी का ये प्रतिष्ठित कवि कविता की देह गढ़ा करता था। आज की प्रस्तुति में केवल इतना ही। इस प्रस्तुति में परवेज आलम, कुलदीप मिश्र और अच्युत ने पंत की कविता की पंक्तियों और वक्तव्य का पाठ किया।
आप अपना फीडबैक हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल पता है radio@aajtak.com। अगली प्रस्तुति के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे यानी अंजुम शर्मा और मेरे साथी तिलक को दीजिए इजाजत। नमस्कार।